हारेगी महामारी, जीतेगा हिंदुस्तान। अब कोरोना पर सबसे बड़े प्रहार की तैयारी शुरू हो गई। लॉकडाउन 2.0 की उल्टी गिनती। कोरोना वायरस से देश को बचाने के लिए लगाया गया 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक कोरोना वायरस की उल्टी गिनती शुरू नहीं हुई। इसलिए कोरोना को परास्त करने के लिए लॉकडाउन के अगले चरण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लॉकडाउन के पहले चरण में देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार को थामने में कामयाबी मिली और अब वायरस के संक्रमण पर फुल स्टॉप लगाने के लिए बारी है। इसलिए जान और जहान की चिंता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन 2.0 का ऐलान मंगलवार को कर सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन 2.0 में शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए भी अहम घोषणाएं हो सकती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि लॉकडाउन 2.0 के फॉर्मूले का क्या है ब्लूप्रिंट? लॉकडाउन के अगले चरण में कहां होगी बहुत ज्यादा सख्ती और कहां मिल सकती है थोड़ी ठीक? लॉकडाउन 2.0 में किन किन उद्योगों को मिलेगी राहत? किसानों से लेकर विद्यार्थियों के लिए क्या होगा ऐलान? लॉकडाउन के दूसरे फेज के लिए WHO ने सरकार को कौन सा फॉर्मूला दिया है? 21 दिनों के लॉकडाउन से हुए आर्थिक नुकसान की सरकार कैसे करेगी भरपाई? किन किन शहरों को लॉकडाउन से छूट मिलना है मुश्किल? इन तमाम सवालों के जवाब अगले आधे घंटे में आपको मिल जाएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ और देखते रहिए लॉकडाउन 2.0 का प्लान क्या है। जी हां, 14 अप्रैल को देशव्यापी लॉकडाउन खत्म हो रहा है और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। अपने संबोधन में वो लॉकडाउन 2.0 का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि लॉकडाउन 2.0 लॉकडाउन पार्ट 1 से कितना अलग होगा, इसका क्या स्वरूप होगा, किन किन राज्यों में किस तरह से लॉकडाउन लागू किया जाएगा और इस दौरान कौन कौन से ऐसे काम शुरू होंगे जिनसे देश की आर्थिक विकास दर में तेजी आ सकेगी। तो आइए देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढती हमारी एक खास रिपोर्ट। तारीख 14 अप्रैल 2020, वक्त सुबह के 10 बजे। पूरे देश को इस वक्त का इंतजार है जब पीएम नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो लॉकडाउन के दूसरे चरण का ऐलान भी कर सकते हैं। लॉकडाउन के पहले फेज में देश का आर्थिक पहिया पूरी तरह ठप है। ऐसे में लॉकडाउन 2.0 का आगाज होने के बाद इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए कुछ क्षेत्रों में काम शुरू हो सकते हैं। जानकारों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इकोनॉमी को धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर निकालने से पहले सरकार 15 खास क्षेत्रों में रियायत देकर इसका नतीजा देखना चाहती है। लॉकडाउन एक्टिविटीज के अंतर्गत जो औद्योगिक और व्यावसायिक एक्टिविटीज की अनुमति है, उनके वर्कर्स की सरल आवाजाही में भी लोकल अथॉरिटीज को सहयोग देना चाहिए। रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और कस्टम्स के अधिकारियों को उनके स्टाफ और कंट्रैक्चुअल लेबर को पास देने के लिए अधिकृत किया गया है। ये सब भी सुनिश्चित करना चाहिए। स्टेट्स और यूटीज को त्वरित गति से उन कंपनीज और संगठनों के वर्कर्स के लिए पास इशू करना चाहिए जो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टेट्स और यूटीज के बॉर्डरिंग एरियाज में हैं, उनको कोई समस्या ना आए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। सरकार लॉकडाउन 2.0 में ऐसी इंडस्ट्रियल टाउनशिप में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की इजाजत देने पर विचार कर रही है जहां एंट्री और एग्जिट कंट्रोल की जा सके और जहां अच्छी मेडिकल फैसिलिटी भी हो। साथ ही सरकार उन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी काम चालू करने की इजाजत देने पर विचार कर रही है जहां मजदूर रहते भी हों। इसके अलावा मेडिकल और हेल्थ केयर से जुड़े उपकरणों के उत्पादन के मामले में भी ऐसी ही ढील दी जा सकती है। इन फैसलों के पीछे सरकार का मकसद जिंदगी के साथ रोजी रोटी बचाना भी है।
मेरा मानना है कि जो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है उसमें सिर्फ उन्हीं चीजों का उत्पादन होना चाहिए जो कि बहुत ही जरूरी चीजें हैं, जिसके बिना कि जीवन चल नहीं सकता है। और दूसरा, हम आइसोलेशन में रखे जनता को, अभी समझ नहीं आ रहा है कि कितना और फैल गया है, कितना और फैलेगा, क्या ये सेकेंड राउंड आएगा, और सेकेंड राउंड आएगा तो कितने लोगों को असर करेगा, गर्मी का क्या असर होगा, कब तक दवा तैयार होगी, कब तक वैक्सीन तैयार होगा, अभी इस सब के बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए अभी तो लॉकडाउन करना बहुत जरूरी है। हाल ही में पीएम मोदी की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हुई बात के बाद माना जा रहा है कि लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद भी बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादातर राज्य यही चाहते हैं। हालांकि कम जोखिम वाले इलाके या जहां संक्रमण नहीं है, वहां पर आर्थिक विकास को रफ्तार देने का काम शुरू हो सकता है। वहीं जहां अधिक जोखिम है, वहां सख्ती और बढ़ेगी। जैसे दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे संक्रमण जोन बना दिए गए हैं और बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है। इस लॉकडाउन 2 में जो बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक कि 3 जोन में पूरे जो इलाके हैं उनको बांटा जाएगा। एक जोन रेड जोन, जहां सबसे ज़्यादा मामले अभी तक आए हैं और अभी मामले चल रहे हैं। दूसरा जो जोन होगा वो होगा ऑरेंज जोन, जिसे हाई रिस्क जोन कहा जाएगा। जो भी जहां से मामले आ चुके हैं पहले, अब बेशक ना आ रहे हों, लेकिन अगर ज़्यादा मामले आए हैं तो उसे हाई रिस्क जोन माना जाएगा। इसके अलावा तीसरा जोन होगा ग्रीन जोन। इस जोन में जहां बिल्कुल भी मामले नहीं आए हैं उसे ग्रीन जोन घोषित किया जाएगा और यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ भी शुरू की जा सकती हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था को शुरू करने के लिए भी सिर्फ ग्रीन जोन को ही चुना जाएगा, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा कमर्शियल उड़ानों के साथ साथ कुछ उड़ानें ऐसी हैं जिनको छूट दी जा सकती है। और अगर हम आगे बात करें तो रेस्तरां जो होंगे या फिर जो जितने भी गेस्ट हाउस वगैरह होंगे वो रेड जोन और ऑरेंज जोन में बिल्कुल नहीं खुल सकेंगे। यानी जो गतिविधि होगी वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी एक तरीके से रेड जोन में। ग्रीन जोन को ही फिलहाल ये माना जा रहा है कि ग्रीन जोन जो होगा वो एक तरीके से इस तरीके का कॉरिडोर होगा जहां पर बाकी गतिविधियां चल सकेंगी। लॉकडाउन 2.0 के दौरान सरकार सोशल डिस्टेंसिंग, रेगुलर डिसइंफेक्टिंग और दिन में समय समय पर टेम्परेचर चेक करने से जुड़े स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी करेगी। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉकडाउन 2.0 के लिए 3L फॉर्मूला बताया है, जो लाइफ, लाइवलीहुड और लिविंग है। WHO का ये फॉर्मूला हकीकत में पीएम मोदी का जान भी जहान भी मॉडल है। आपको बता दें कि लॉकडाउन 2.0 वो चरण होता है जब ज्यादा जोखिम वाले इलाकों की पहचान की जाती है। लिहाजा WHO ने कहा है कि इस लॉकडाउन को पहले से ज्यादा सख्त बनाते हुए उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा और आंकड़े जुटाने होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो लोगों के जहन में कई सारे सवाल हैं कि कल प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या कुछ हो सकता है और देश को संबोधन की कितनी जरूरत है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से मोहितराज दुबे, मुंबई से श्वेता घुमसे और लखनऊ से अविनाश सिंह। सबसे पहला सवाल मोहितराज दुबे आपसे, आपने खबर ब्रेक की थी, आपने बताया था कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, कितना जरूरी है उन फैसलों को लेना और क्या जो पूरी रणनीति है उस पर काम हो चुका है या अभी होना बाकी है? देखिए, मुकम्मल जो तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रही हैं वो करीब करीब की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में ही सब कुछ हो रहा है। और देखिए, जहां तक हम लॉकडाउन के बारे में बात करें, लगातार लॉकडाउन को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। लिहाजा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर इस बारे में वो बातचीत करेंगे। लेकिन हमको जो खबर मिली है उसके मुताबिक लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शर्तों के साथ। लेकिन उन शर्तों में क्या क्या चीजें हैं जिनको शामिल किया जा सकता है, उसमें 15 औद्योगिक ऐसे क्षेत्र होंगे जिनको छूट मिलेगी कामकाज करने के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था की पहिया अगर सुचारू रूप से चलेगी नहीं तो ज्यादा नुकसान अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत को हो सकता है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लगातार जो है वो 24 घंटा इस पूरे मामले को लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम बातचीत करें तो इस वक्त दिल्ली सरकार भी एक्शन मोड में कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। मयूर विहार फेज 2 के इलाके में यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है इस पूरे इलाके को। और जो इलाका खासतौर पर हम जहाँ पे इस वक्त मौजूद है वो इलाका है जो दिल्ली में सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला था। तो कुल मिला के केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, राज्य सरकार भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन सबकी नजर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर होगी कि कल वो किस रूप में, किस तरीके से राष्ट्र को संबोधित करते हैं और क्या क्या नई बात कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन मुंबई का रुख करते हैं। श्वेता,
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तो पहले ही कह चुके हैं कि देखिए साहब, हमारे सूबे में तो लॉकडाउन बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री से अपील भी की जा चुकी है। किस तरीके से और कितना जरूरी है महाराष्ट्र में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाना? अनुराग, जाहिर सी बात है कि अवधि को बढ़ाना बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हालात महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा खतरनाक दिख रहे थे। जिस तरह से दिन प्रतिदिन आंकड़े बढ़ रहे थे, उस समय राज्य सरकार को यह कड़ा निर्णय लेना जायज़ था। हालांकि आपको बताते 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो है लॉकडाउन 2 के लिए पूरी तरह से महाराष्ट्र तैनात है। महाराष्ट्र सरकार की बात करें या फिर बीएमसी के कर्मचारियों की जो चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें हमने आपको इसके पहले भी दिखाई, वो डरावनी है, क्योंकि लोग झुंड के झुंड में क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन को किस तरह से अब अमल में लाया जाएगा, क्योंकि 14 तारीख से ये लॉकडाउन 2 की तैयारी में पूरी तरह से महाराष्ट्र जुटा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि अब शिक्षा मंत्री ने, जो राज्य के शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि जो बच्चे घर में बैठे हैं, पेरेंट्स मीटिंग हो या बच्चों से ओरल टेस्टिंग जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। और इसी के साथ जो कर्मचारी और डॉक्टर्स जो तैनात है, उनसे भी खास तौर पर मुख्यमंत्री जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। अनुराग, बिल्कुल, तो जो तैयारियां हैं वो लगातार राज्य के स्तर पर की जा रही हैं। अवनीश, आपके पास भी लौटेंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके की तैयारी है। लेकिन लॉकडाउन 2.0 के आगाज से पहले करीब करीब सभी केंद्रीय मंत्री और अधिकारी 19 दिन बाद काम पर लौट आए। सभी मंत्रालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम भी शुरू हो गया है। मंत्रियों ने कोरोना के खिलाफ चलाई जा रही केंद्रीय योजनाओं और उनके प्रचार प्रसार की समीक्षा की, तो साथ ही लॉकडाउन 2.0 में छूट को लेकर विचार भी किया। लॉकडाउन 2.0 से पहले केंद्र सरकार के मंत्रियों ने कामकाज संभाला। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निपटाए जरूरी काम। तस्वीरें लॉकडाउन 2.0 के आगाज और उसमें कुछ छूट देने के पहले की तैयारी की है। जब लॉकडाउन पार्ट 1 में 19 दिन बाद केंद्रीय मंत्री और अफसर काम पर लौटे और सभी मंत्रालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 1/3 कर्मचारियों के साथ काम शुरू हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत उन मंत्रियों में शामिल थे जो सोमवार की सुबह सीनियर अफसरों के साथ साथ अपने कार्यालय पहुंचे। सर, किस तरह से अंदर काम करेंगे और किस तरह से सेफ्टी रखेंगे? ये जो ऑफिस वर्क है डिपार्टमेंट के, वो सब करेंगे। अच्छा सर, सैनिटाइजेशन भी अंदर होगा? हाँ, जरूर जरूर जरूर। सैनिटाइज होकर आए हैं और ऑफिस में जाने के बाद भी सैनिटाइज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम मंत्रियों का आना जो है यहाँ पर बाकायदा पहुँच रहे हैं। और थावरचंद गहलोत जो है, उन्होंने न्यूज़ नेशन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाएगा अंदर ऑफिस के अंदर, और सैनिटाइज वो हो के आए हैं, ये भी उन्होंने बताया। तो अब मंत्रालयों का काम शुरू हो चुका है। इसमें सिर्फ ए ग्रेड के ऑफिसर्स जो हैं वो उपस्थित रहेंगे। ये सभी मंत्री लॉकडाउन लागू होने के बाद से घर पर काम कर रहे थे। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और शास्त्री भवन के सभी कार्यालय में मंत्रियों, अफसरों और कर्मचारियों के प्रवेश करने से पहले थर्मल स्कैनिंग की गई। वहीं मंत्रालयों और कार्यालय में प्रवेश करने से पहले सभी गाड़ियों और कर्मचारियों को सैनिटाइज किया गया। वित्त मंत्रालय पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब मंत्रालय का काम धाम जो है शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो ऑफिस पहुंची हैं। मैम, कैसा फील कर रहे हैं? सब ठीक? तो मैम, वित्त मंत्री आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो पहुंच रही हैं। न्यूज़ नेशन पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय बाकायदा वो अपना टेम्परेचर भी चेक करा रही हैं। तमाम मंत्रालय को खोल दिया गया है। जो ज़रूरी मंत्रालय थे, जो पहले होम मिनिस्ट्री थी या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री, वहाँ पर लगातार काम चल रहा था, लेकिन अब लगभग सभी मंत्रालयों को जो है खोला गया है ताकि ज़रूरी जो काम है वो किया जा सके, अर्थव्यवस्था पर पटरी पर लाया जा सके। इस दरमियान केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने मंत्रालयों के अफसरों के साथ बैठक की। इसमें कोरोना महामारी के खिलाफ चलाई जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं और उनके प्रचार प्रसार की समीक्षा की गई। सरकार लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए अर्थव्यवस्था का इंजन भी चलाना चाहती है। लिहाजा अफसरों से कहा गया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नया सिस्टम तैयार करें। फिलहाल ऑफिस के पास रहने वाले कर्मचारियों को बुलाया गया।
अब जरूरी और आवश्यक समझे जाने वाले विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को भी 15 अप्रैल से काम पर बुलाने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन 2.0 में किसानों को भी छूट जारी रहेगी। इस लॉकडाउन में सरकार ये पक्का करेगी कि फसल की उपज और खरीद में किसी तरह की दिक्कत ना हो। यहाँ तक रेड और ऑरेंज जोन में भी सब्जियां घर तक पहुंचाने का प्रबंध होगा। वहीं मेट्रो शहरों को बड़े लॉकडाउन में छूट मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए सीधा रुख करते हैं, अविनाश हमारे साथ लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में तो कुछ फैसले लिए हैं, ऐलान भी किया है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले का इंतजार है। कितना जरूरी है उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाना? बिल्कुल अनुराग, देखिए जो आज का आंकड़ा है, तकरीबन 41 ऐसे ज़िले हैं पूरे प्रदेश के जो कोरोना से संक्रमित हैं, जो प्रभावित हैं, और अब जो आंकड़ा है वो 550 के पार जा पहुंचा है और लगातार ये जो आंकड़ा है वो आगे बढ़ रहा है। तो वैसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि जब पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ाया जाए तो उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए। और इसके लिए कह सकते हैं कि जो योगी सरकार है वो लगातार तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन जो सरकार की तैयारियाँ चल रही है अनुराग, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि बहुत ही बैलेंस तरीके से, एक बैलेंस वे में यहाँ पर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि कल जो मंत्रियों की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री के साथ, उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें कि 15 अप्रैल से जो तमाम मंत्री हैं, यहाँ कैबिनेट मंत्री और जो राज्य मंत्री हैं, उनके दफ्तर खुलेंगे, लेकिन आंशिक रूप से खुलेंगे। बहुत ही जो सीमित स्टाफ होंगे वो दफ्तरों में जाएंगे। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण कमेटियां गठित की गई हैं, जैसे कि केशव मौर्य के नेतृत्व में जो निर्माण संबंधी कार्य हैं वो एक कमेटी का गठन किया गया है। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो दिनेश शर्मा की अगुवाई में होंगी, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, चाहे हम वित्तीय व्यवस्थाओं की बात करें, राजस्व की बात करें या फिर औद्योगिक विकास की बात करें। और चूंकि सरकार ने यह भी तय किया है कि जो ऑनलाइन व्यापार है उसको शुरू किया जाएगा, तो सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। सरकार इस लिहाज से काम कर रही है कि अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है तो एक तरफ जो जगह या कहें जो जिले या जो इलाके जो सबसे ज़्यादा संक्रमित हैं कोरोना से, वहाँ पर सख्ती और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। वहीं लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उससे जुड़े जो उद्योग हैं, उसको शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है। तो कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, और चूंकि मुख्यमंत्री लगातार इस चीज़ को लेकर बैठक भी कर रहे हैं, अभी भी एक मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है, जो तमाम नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं उन अलग अलग प्रदेशों में जहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग निवास करते हैं, वहाँ उन्हें कोई दिक्कत ना हो, तो अभी नोडल अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। टीम 11 जो मुख्यमंत्री ने बनाई है, टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। जो तमाम जिलों से रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाता है, और चूंकि कल जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा उसके बाद यह तय माना जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। तो वैसे में कह सकते हैं कि जो तमाम एक्सरसाइज की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, वो इस लिहाज से काफी है, क्योंकि आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सरकार की तरफ से, उसमें कहा गया है कि तमाम जो जिले के जो जिलाधिकारी हैं और जो तमाम जिलों के जो पुलिस कप्तान हैं, उनको ये निर्देशित किया गया है कि अभी भी वैसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल सख्त तो जो लगातार तैयारियां हैं वो राज्य के स्तर पर ली जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। तो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें लॉकडाउन बढ़ाकर कोरोना जैसी जानलेवा महामारी से लोगों की हिफाजत में जुटी हुई हैं, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में लोग लॉकडाउन के नियमों से बेपरवाह भी नजर आ रहे हैं। देखिए मुंबई से संवाददाता विकास श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। मुंबई में लॉकडाउन से खिलवाड़, लॉकडाउन के दौरान लगा जाम। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 के पार। महाराष्ट्र में फिर भी हैं लोग लापरवाह। पहली नजर में देखने पर लगेगा ही नहीं कि ये लॉकडाउन के दौरान की तस्वीर है। सड़कों पर गाड़ियों का रेला है, लोग धड़ल्ले से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्हें ना अपनी जान की परवाह है और ना ही अपने घर वालों की, वो तो बस निकल पड़े हैं। मुंबई की सड़कों पर अचानक से अगर गाड़ी की संख्या बढ़ गई है तो ये दिखाता है कि लोगों ने लॉकडाउन की गंभीरता का पालन अब करना छोड़ दिया है, या फिर कोई और वजह है। आप कहाँ जा रहे हैं? अंदर जा रहा हूँ, एक ही लाइन चालू है इधर। कब से? मास्क क्यों नहीं पहना है आपने? अपनी जरा निकाला है। आपको पता है मास्क नहीं पहनना गैर कानूनी है, आप लोग नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं? मैं अभी निकाला। कैमरा देख के आप मास्क पहनेंगे, ऐसे बचा रहे हैं आप मुंबई के लोगों को। अभी निकाला। कहाँ जा रहे हैं आप? अंधेरी। क्या काम से? वो मैं स्टिकर देख रहा हूँ, काम बताइए। वह अपना नेट। किस काम से जा रहे हैं? केबल नेट। केबल नेट अत्यावश्यक सेवा है। हाँ।
इनका दावा है कि केबल नेट अत्यावश्यक सेवा है, लिहाजा निकल पड़े हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अकारण निकले हैं और यही वजह है कि इस समय गाड़ियों की संख्या आप देख सकते हैं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कितनी भारी पैमाने पर है। अमूमन यही ट्रैफिक हुआ करता है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लॉकडाउन के दिनों में, लेकिन ये ट्रैफिक जो है आश्चर्य पैदा कर रहा है। तस्वीरें मुंबई के कांदिवली इलाके की हैं, जहां पर गाड़ियों का ऐसा रेला लगा है जैसे आम दिनों में होता है। सड़क पर लंबा जाम लग गया है। कोरोना हिंदुस्तान में तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन लगाया था, जिसे आगे भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है। लेकिन कांदिवली की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि लोग कोरोना को लेकर फिक्रमंद या जागरूक हैं। वो भी तब जबकि महाराष्ट्र पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि करीब 150 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा असर मुंबई में है। महाराष्ट्र के कुल 2000 मामलों में से 1300 से ज्यादा मामले अकेले मुंबई से हैं, जबकि मुंबई में ही 92 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण को लेकर मुंबई की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। रोजाना ही लोग दम तोड़ रहे हैं। बावजूद इसके लोगों में जागरूकता की कहीं कहीं कमी नजर आती है। मैं इस वक्त मुंबई के कांदिवली इलाके में हूँ, जहाँ पर समता नगर पुलिस स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरों को देखकर बिल्कुल आपको ये नहीं लगेगा कि ये लॉकडाउन का नज़ारा है। लोग आम दिनों की तरह ही अपने घरों से निकले हैं, अपने दफ्तर को जाने के लिए आतुर हैं और तो और सड़कों पर गाड़ियों की संख्या भी जो है वो कहीं से भी शहर में लॉकडाउन होने के एहसास को मुकम्मल नहीं करती। कोरोना मानो मुंबई के लिए डेथ वारंट लेकर आया है, लेकिन मुंबई के लोगों को इसकी कोई परवाह ही नहीं है। वो घरों से तो बेधड़क होकर निकल ही रहे हैं, इसके तर्ज सड़क पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे। मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। महाराष्ट्र सरकार ने धारावी को रेड जोन कैटेगरी में शामिल किया है। धारावी में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी भी धारावी को देखकर लगता नहीं कि यहाँ पर लॉकडाउन का कोई असर है। मुंबई का धारावी इलाका ये कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। एशिया के सबसे बड़े इस स्लम में अब तक कुछ 43 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। बावजूद इन सब के धारावी की अगर तस्वीर हम देखते हैं, यहाँ से हम गुजरते हैं, तो इन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ के लोगों को कोई फ़र्क पड़ रहा है। सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन का पालन खासतौर पर धारावी में सख्ती से किया जाए, लेकिन बावजूद आप देख सकते हैं किसी भी आम रविवार की तरह यहाँ पर लोग चलते फिरते घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। सरकार और कोरोना वॉरियर्स इस महामारी से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इसका असर भी दिख रहा है, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी होने के बावजूद अभी तक कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 10,000 तक नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर ऐसे ही लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाएंगे तो इस महामारी से निपटना मुश्किल हो जाएगा। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।